चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस एसपीएल यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसको टारगेट करके ये क्लासेस हो रही हैं। और इसको हम जीएस रिवीजन सीरीज का नाम दिए हैं। जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो पीवाईक्यू के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आप पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं 2018 से 2023 तक के जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी उससे संबंधित अपडेट हैं, चाहे वो करंट अफेयर अपडेट हो या उस संबंधित टॉपिक हो, उन सबको हम कवर करते चलेंगे। तो इस लेक्चर का यही खासियत है, आपका पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे संभावनाएं क्या क्या बनती हैं उसी के अनुसार आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो बात करें पीटी का एग्जाम 17 मार्च को एग्जाम है। ठीक है, ये एपिसोड 2 है। इसी प्रकार हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस चला रहे हैं, जोग्राफी की क्लासेस चला रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको संभावनाएं भी पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिल जाएंगी। ये क्लासेस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से पास शेयर कीजिए। बात करें एपिसोड 2 में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं। सॉरी, इसने पूछा है बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अयोग्य ठहराया जाए। ठीक है, 30 दिन तक अनुपस्थित रहने पर 60, 90, 120। तो आपको बताना है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर संसद में, ठीक है, यानी संसद की बिना अनुमति के, ठीक है, अनुपस्थित रहता है तो कितने दिनों के बाद उसे अयोग्य ठहराया जाता है। तो देखेंगे इसका आंसर आपको बताना है। तो अगर प्रावधान की बात करें, संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो सीटों के खाली होने का प्रावधान आर्टिकल 101 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है 60 दिन की अवधि की गणना करते समय ऐसे किसी भी दिन की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान सदन का सत्रावसान किया गया हो या लगातार 4 दिनों से अधिक स्थगित किया हो। और इसी में लिखा गया है 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुमति के बिना, यानी अगर सदन के अगर बात करें बिना अनुमति के बिना अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट जो है रिक्त घोषित की जा सकती है। हालांकि ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन घोषित की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 60 दिनों तक। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों में से एक का ही सदस्य हो सकता है, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। इस संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब करंट अपडेट की बात करें तो अभी हाल ही में जो शीतकालीन सत्र हुआ उसमें देखेंगे राज्यसभा से कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लोकसभा से कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हो सकता है संभावना है किसी संबंधित क्वेश्चन बन जाए, तो हम सांसदों के निलंबन संबंध में रूल की बात करेंगे। तो संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। सामान्य सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति का यह कर्तव्य होता है कि वह व्यवस्था बनाए रखे ताकि जो सदन है सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, वो उसके लिए क्या करता है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो और या फिर राज्यसभा का उप सभापति हो, वो उचित कार्रवाई या उचित तरीके से जो है उसको अपने नियम कानून के दायरे में जो बना है उसके अनुसार चलाता है। अगर प्रक्रिया आचरण की बात करें तो रूल नंबर 373 में देखेंगे तो उसमें सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने के पर उसे तुरंत सदन से हटाने का निर्देश देता है। रूल नंबर 374 में देखेंगे अध्यक्ष को अधिकार की अवहेलना हो जाती है, यानी कोई सदस्य करता है तो सदन के नियमों को लगातार जानबूझकर उल्लंघन करता है तो भी आप देखेंगे सांसदों को जो है निलंबन किया जा सकता है शेष सत्र के लिए। इसके अलावा रूल नंबर 374 ए की बात करें तो इसे जो है दिसंबर 2001 में जो है रूल बुक में शामिल किया गया था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर सदस्य को लगातार 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाता है। इसके अलावा रूल नंबर 255 में देखेंगे राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो है सामान्य नियमों में 255 के तहत पीठासीन अधिकारी को संसद के सदस्य को निलंबन का आह्वान कर सकता है। ठीक है, सभापति जो होता है इस नियम के अनुसार किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में सही नहीं है उसे ये निर्देश दे सकता है। और इसके अलावा राज्यसभा के रूल नंबर 256 में देखेंगे सदस्य को निलंबन का प्रावधान करती है। कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में प्रावधान है कि नहीं सांसदों के निलंबन से संबंधित, तो आप देखेंगे जो संसद की प्रक्रिया संबंधी रूल बुक होती है उसमें यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें
न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ है कि नहीं सांसदों के संबंधित, तो आप देखेंगे न्यायालय का अगर बात करें संविधान की अनुच्छेद 122 कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, हालांकि अदालतों ने विधायिका की प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है। जैसे आप बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में 2021 में मानसून सत्र में 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मामला आया, तो न्यायालय ने माना कि मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी यह प्रस्ताव कानून में अप्रभावी था। ठीक है, तो ये बातें देखेंगे, हस्तक्षेप होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस का केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में उपहास किया था। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडाउन। तो आपको बताना है कि कौन सा वो गवर्नर था जिसने जो है कांग्रेस को केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के संदर्भ में कहा था और उसका उपहास किया था। तो आप देखेंगे लॉर्ड डफरिन जो थे ये भारत के तत्कालीन वायसराय थे 1986 में। उस टाइम क्या था, उस टाइम जो अंग्रेज थे वो कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया तो खुलकर आलोचना होने लगी। 1887 में जो है एक संबोधन में लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे उन्होंने स्वयं जो कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का एक समूह है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 377, इंडियन भारतीय संविधान का आर्टिकल 377, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप देखेंगे 277, नॉन ऑफ दी। जहां तक बात है 277 की, तो ये देखेंगे टैक्स से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, इसके अलावा आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड का जो 377 है आप देखेंगे तो ये अडल्ट्री से संबंधित है यानी समलैंगिकता से संबंधित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय से जी अभी जो है अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब आपको करंट में क्या ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे हाल ही में जो है लोकसभा में हमारे होम मिनिस्टर ने जो है 3 जो है बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहला इंडियन पीनल कोड 1860 की बात करें तो इसे जो है रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी 1973 यानी सीआरपीसी की बात करें इसे रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ। इसके अलावा एक एक्ट और जो है बिल यानी संशोधन के लिए लाया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसे रिप्लेस किया जाएगा भारतीय सहायक साक्ष्य बिल 2023 के साथ। ठीक है, अब ये आगे जो सत्र आएगा उसमें देखते हैं कि क्या आगे कोई नई अपडेट है तो उसमें डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपको ये तीनों बिल का किसके साथ क्या रिप्लेस किया जाता है, क्या नया नाम होगा, इसको आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा है, सुविधाजनक अध्ययन के लिए एक राज्य के नीति सिद्धांतों को निम्नलिखित में किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस स्टडी। ठीक है, तो सोशलिस्ट, लिबरल, गार्डियन, ऑल ऑफ दी अबव। तो आप देखेंगे तो डीपीएसपी को बात करें तो डीपीएसपी का प्रावधान देखेंगे तो भारतीय संविधान के आप देखेंगे तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके अलावा अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो डीपीएसपी जो की अवधारणा देखेंगे स्पेनिश संविधान से लिया गया है और जहां से आयरिश संविधान आया था। ठीक है, यानी आयरिश संविधान के आर्टिकल 45 से ये जो है अवधारणा लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें तो राज्यों का नैतिक दायित्व के बारे में ये अवगत कराता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में नीति सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य देखेंगे लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। देखेंगे अध्ययन के दृष्टि सिद्धांतों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत के रूप में इसके वर्गीकृत किया गया है इसके आर्टिकल को। इस प्रकार इसमें जो है आप देखेंगे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जो ये कैटेगराइज किया गया है समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इस पर क्वेश्चन बनते हैं। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश की बात करें तो आर्टिकल 38 में कहा गया राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थित सुविधाओं और अवसरों के असमानताओं कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा आर्टिकल 39 में देखेंगे तो ये भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आपको आर्टिकल जरूर याद रखना है। आर्टिकल 41, ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, ठीक, आर्टिकल देखेंगे 43A देखेंगे
तो उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 47 में भी ये देखेंगे तो समाजवादी सिद्धांत की बात करता है। नेक्स्ट बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांतों का की बात करें कौन से आर्टिकल डीपीएसपी में शामिल है, तो आर्टिकल 40 जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन इकाई के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 43 बी ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक निर्णय, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात की गई। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 43 आर्टिकल 46 की बात करें तो इसमें देखेंगे, इसमें शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे जो कमजोर है समाज में, कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर SC ST की बात करें या OBC की बात करें, उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में क्या कहा गया, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के, मवेशी को पालने, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए कहा गया है। तो कुछ आर्टिकल जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। लास्ट सिद्धांत की बात करें तो उसमें उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित जो निर्देश की बात करें किस आर्टिकल संबंधित है, तो सबसे पहला आर्टिकल आर्टिकल 44, ठीक है। तो आर्टिकल 44 भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इसमें कॉमन सिविल कोड की बात की गई है। आर्टिकल 45, ठीक है। आर्टिकल 45 देखेंगे सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक पूरी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ए आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण की रक्षा सुधार करना, देश के वनों को, वन्य जीव का रक्षा करना, ठीक है। तो आप देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी दिए गए ये कॉमन चीज है। आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 आपको ध्यान रखना है, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी की बात करें तो मौलिक अधिकार के विपरीत डीपीएसपी का दायरा जो है असीम है, या एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और बृहद स्तर पर कार्य करता है। डीपीएसपी देखेंगे वे सभी आदर्श शामिल है जिनका पालन राज्य को देश की नीतियां कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, नकारात्मक या निषेधात्मक। क्यों? क्योंकि राज्य पर सीमाएं आरोपित करता है। राज्य जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर राइट्स का उल्लंघन करेगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जहां तक डीपीएसपी की बात करें तो यह सकारात्मक है, ठीक है। या डीपीएसपी देखेंगे कानून द्वारा प्रवृत्ति नहीं, यानी अगर डीपीएसपी में जितने आर्टिकल में कोई प्रावधान दिए गए अगर वो राज्य नहीं प्रोवाइड करवाता है तो आप जो है देखेंगे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। कई जगह देखेंगे तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एक साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इसको आगे जो संबंधित केस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या दी है उसमें समझेंगे, ठीक है। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है, ठीक है, वो अलग है। डीपीएसपी में संशोधन की बात करें यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन सीरीज में आपका यही फायदा है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो है नए निर्देश जोड़े गए थे, ठीक है, जिसमें 39A गरीब बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A उद्योग प्रबंध श्रमिकों की भागीदारी, 48A में पर्यावरण की रक्षा उसमें सुधार। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन द्वारा देखेंगे 1977 में देखेंगे धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित कर घोषित किया गया, राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थित सुविधाओं अवसरों संबंधी असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसी के फलस्वरूप यानी 44 अमेंडमेंट के फलस्वरूप आप देखेंगे मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे मामले अभी आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मामले आए, कैसे ये संविधान संशोधन हुआ। 2002 में देखेंगे तो डीपीएसपी में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में एक विषय वस्तु को बदल दिया गया और देखेंगे और प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अगर बात करें मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संबंध संघर्ष की बात करें जो मामले आए तो सबसे पहला है चंपक दोराई राजन बना मद्रास राज्य 1951 का मामला, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें मौलिक अधिकार डीपीएसपी के बीच संघर्ष का जो है मामला है, ठीक है। तो इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया, ठीक है। तो इसमें वही मामला था कि जमीन एक फंडामेंटल राइट था जमीन रखने का और उसमें उल्लंघन हो रहा था डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, तो सरकार और लोगों के बीच जो है ये मामला था। इसके अलावा केशवानंद भारती मामला है केरल राज्य के मामले में, ठीक है। इसमें ही आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई, ठीक है। और इस प्रकार देखेंगे इसमें क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स मामला आया तो इसमें भी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती ये निर्णय सुनाया गया, ठीक है।
टीपीएसपी और कार्यान्वयन संबंध अधिनियम और संशोधन की बात करें, भूमि सुधार संबंधी नियमों को लागू करवाने के लिए देखेंगे तो संशोधन किए गए एक्ट में, ठीक है। इसके अलावा श्रम सुधार में बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, कुटीर उद्योग को लागू करवाने के लिए, ठीक है। शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विरासत संरक्षण, ठीक है। तो इन सबके लागू करवाने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे संशोधन कानून बनाए गए हैं, तो इनको आपको पीडीएफ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या पूछा, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्र ने भारत की आर्थिक कैबिनेट कहा था? प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल कैबिनेट, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्र ने भारत की आर्थिक कैबिनेट कहा था। बहरहाल बात करें, अशोक चंद्रा ने जो है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को भारत की आर्थिक कैबिनेट कहा था। तो आपको ये पता होगा कि प्लानिंग कमीशन अब जो है समाप्त हो चुका है, उसकी जगह आप देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग आ गया है, जिसके अध्यक्ष होते हैं, पहले भी आप देखेंगे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री होता था, अभी भी देखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 की गई, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इस समय उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और पदेन सदस्य की बात करें, मंत्रिपरिषद अधिकतम 4 सदस्य को जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, तो ये नियुक्त कर सकता है, ठीक है। और सीईओ की बात कर ही लिए, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार के सचिव पद पर होंगे, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग देखेंगे तो पहले प्लानिंग कमीशन था, तो 5-5 साल का वो डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया जाता है। अब नीति आयोग देखेंगे तो नीति आयोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रकाशित करता है, 15 साल का विजन, 7 साल का जो है रणनीति का, और 3 साल का जो है एक्शन एजेंडा, ये सब प्रकाशित करता है। इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना आप देखेंगे 6 अगस्त 1952 की गई, ठीक है। इसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन से ईयर में कौन सा प्लानिंग कमीशन था, ग्रोथ रेट क्या थी, यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और कब देखेंगे प्लान हॉलीडे था, ये सब जो है आपको पढ़ लेना है। अगर प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, सॉरी नीति आयोग की बात करें, तो नीति आयोग से संबंधित एक नया करंट अपडेट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में देखेंगे वित्त आयोग के नए अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की नियुक्ति हुई। तो यहाँ पर वित्त आयोग की बात कर रहे थे, हालांकि अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के जो है आप देखेंगे, ठीक है, नीति आयोग के पहले जो है आप देखेंगे उपाध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। और अभी में हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और वित्त आयोग की बात करें, संविधान के देखेंगे अध्याय 1 के भाग देखेंगे 12 के तहत जो है अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान है। और वित्त आयोग का काम है देखेंगे संघ और राज्यों के बीच जो है फाइनेंस का बंटवारा करना, ठीक है। इसके पहले जो है वो तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, इसने पूछा है जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका शुरू की गई, यानी बात करें तो लिटिगेशन की शुरुआत हुई, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। M हैदनातुल्ला, M अहमदिया, PN भगवती, S आनंद। तो आपको बताना है, ये भी 2018 में पूछा गया है, जब जनहित याचिका की शुरुआत की गई उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये आपको सबको पता होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे, PN भगवती थे। PN भगवती की बात करें तो 17वें चीफ ऑफ जस्टिस से 1985 में, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है आप देखेंगे PIL जनहित याचिका की शुरुआत की गई, ठीक है। और पहली जनहित याचिका आप देखेंगे तो हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में आई थी। PIL की अवधारणा की बात करें तो ये एक अवधारणा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A के अंतर्गत इसे प्रावधान है, यानी यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय कानून सहायता त्वरित सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसका संबंध DPSP के 39A से है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख ले, तो अभी हाल ही में देखेंगे तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। ये भारत के 50वें CJI हैं, ठीक है। इसके पहले आप देखेंगे इस UU ललित थे, ठीक है, भारत के 49वें CJI थे। अब हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, ठीक है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं करंट में नियुक्त था, तो भारत की पहली जो है फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज थी, ठीक है, जस्टिस फातिमा बीवी। वो अभी हाल ही में देखेंगे 96 की उम्र में जो है गुजर गई, इसलिए ये न्यूज में था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जब ये रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से, तो बाद में इनको तमिलनाडु का गवर्नर भी बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे करंटली जो है 34 जज जो है इंक्लूडिंग CJI के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं, यानी फुल बेंच कार्य कर रही है।
इसके अलावा बात करें तो जस्टिस रूमा पाल जो देखेंगे, ठीक है, सुजाता मनोहर के बाद देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट जो है काम करने वाली सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। जस्टिस फातिमा बेबी की जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है, एक बुक थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसके ऑथर कौन थे? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। तो ये तो आपको पता है कि संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बुक लिखी थी, मनमोहन सिंह पर आधारित है, तो इस पर मूवी भी बनी थी। अब बात करें कुछ और न्यू बुक जो न्यूज़ में रही हैं, एक बुक है अरुण जेटली ए न्यू इंडिया, ठीक है, 2014-2019, इसे लिखा है भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू ने लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे एक ऑथर है शांतनु गुप्ता, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जीवनी पर एक बुक प्रकाशित की है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख बताना आपको 2018 में पूछा गया, 26 नवंबर 1950, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो आपको बताना है संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख आपको बताना है, ठीक है। तो आज हम आपको कुछ नए तरीके से इसको समझाते हैं कि एक क्रोनोलॉजी, इन्फोग्राफिक्स पे एक क्रोनोलॉजी समझाएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स की बात करें, सबसे पहले आया कैबिनेट मिशन 1946 में, 24 मार्च 1946 को भारतीयों से भारतीय संविधान तैयार करने और अंतिम सरकार के गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें सदस्य देखेंगे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिंग लॉरेंस शामिल थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के आने के बाद, 24 मार्च 1946 के आने के बाद क्या हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, ठीक है, 1946 में ही। उसमें देखेंगे 296 सीटों पर 208 पर कांग्रेस की जीत हुई, ठीक है। फिर कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया 2 सितंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली। फिर इसके बाद देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन लीग पहले शामिल थी, लेकिन पहली बैठक के साथ लीग ने इसका बहिष्कार किया, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके बाद 13 दिसंबर आता है, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आप देखेंगे 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, प्रियम्बल, ठीक है। इसके बाद आता है 22 जुलाई, जनवरी के बाद आता है 22 जुलाई 1947, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर आप देखेंगे जुलाई के बाद आता है 29 अगस्त 1947, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, चेयरमैन थे, अभी तो चेयरपर्सन जो है यूज किया जाने लगा, ठीक है। इसमें 7 मेंबर थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, एन के गोपाल स्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर, डीपी खेतान। तो इसमें देखें क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है बी एल मित्तर जो था थे वह 7 समस्याओं का इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह एन माधव राव जो है नियुक्त किए गए। 1948 में देखेंगे डीपी खेतान जो थे, डीपी खेतान की डेथ हो गई, उनकी जगह टी कृष्ण रामाचारी को नियुक्त किया गया। तो ये इससे क्वेश्चन आए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम लोग जुलाई के बाद, यानी जब हमने राष्ट्रध्वज को अपना लिया, उसके बाद हम आए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। फिर 14 से 26 नवंबर 1949 को आप देखेंगे सत्र की अंतिम जो है बैठक होती है। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया जाता है या अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित यानी इंटैक्ट किया जाता है, इनैक्ट किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें बैठक की अंतिम तारीख, तो आप देखेंगे 26 नवंबर 1949। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अभी हम लोग कहाँ थे, 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई, संविधान को हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, स्वीकार किया। उसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया था, उसको अपनाया गया, ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 आता है, जिसे अभी हाल ही में हमने मनाया गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू होता है। तो ये क्रोनोलॉजी आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जहाँ तक मैं 24 जनवरी 1950 की बात है, तभी मैंने बताया कि नेशनल एंथम हमने अपनाया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है अंतिम बैठक होती है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, इतने बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं, आई होप समझ में आए।
अब हमको प्रियम्बल में क्या ध्यान रखना, प्रियम्बल हमने बताया, प्रियम्बल देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी देखेंगे 1947 को जो है इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें प्रियम्बल में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रियम्बल में आपको ये ध्यान रखना है कि न्याय कितने प्रकार की दी गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार अव्यक्त की, विश्वास, धर्म, उपासना की। समता, समता की बात करें, इक्वलिटी की बात करें तो कितने प्रतिष्ठा और अवसर की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूल संविधान में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को। इसमें देखेंगे मूल संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखेंगे इसमें लिखा है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक थी उसी दिन का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे मित्र मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इसे क्या क्या अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है। 2023 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। और करंट अपडेट की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे थे, तो वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में जो है अपना स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग जो है वो अपनाया है। तो वेस्ट बंगाल ने देखेंगे 15 अप्रैल को देखेंगे तो स्टेट डे के रूप में। ठीक है, और इसे जो है पोइला बोईसाख को जो है राज्य दिवस और बांग्ला माटी बांग्ला जल को राज्य गीत के रूप में जो है अपनाया है। ठीक है, ये जो पोइला बैसाख है ये बंगाली कैलेंडर का बैसाख महीने का पहला दिन होता है, इसे बांग्ला दिवस के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावा देखें त्रिपुरा, झारखंड, असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इसे बांग्लार माटी बांग्लार जल गीत जो है देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो अभी हाल ही में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो है शांति निकेतन को सितंबर 2023 में विश्व धरोहर स्थल घोषित होने वाला 41वां स्थान जो है था। ठीक है, इसलिए भी ये न्यूज में था। इसके अलावा अगर बात करें पूरे भारत में कितने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसमें टोटल वो अभी वर्तमान तक 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे 34 कल्चरल, 7 नेचुरल, एक जो है मिश्रित स्थल है। ठीक है, मिश्रित स्थल में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम जो है देखेंगे भारत का पहला एकमात्र मिश्रित जो है के रूप में अपनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार शांति विजेता नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनका जो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी उसे जो है आप देखें 41वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के रूप में अपनाया गया है। अगर बात करें शांति निकेतन की तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन का अर्थ है शांति का निवास। 1901 में शुरू हुआ था, यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसके अलावा देखेंगे तो ये बात हो गई शांति निकेतन की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता बल्कि खत्म कर दिया जा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबॉलिस्ड। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है। हाउस ऑफ पीपुल यानी जैसे लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं। तो आपको बताना है किसे भंग नहीं किया जा सकता है और जिसे बल्कि खत्म कर दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे इसमें जो बात कर रहा है ये राज्यों के काउंसिल यानी राज्यसभा की बात कर रहा है, उच्च सदन की बात कर रहा है, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहला सत्र देखेंगे 13 अप्रैल 1952 को आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है भारतीय संसद का दूसरा सदन है, जिसकी स्थापना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के आधार पर की गई थी। इसका प्रावधान देखेंगे तो आर्टिकल 79 में संघ के लिए संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होगा। राज्यसभा का प्रावधान आर्टिकल 80 में किया गया है, जिसमें अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान सदस्य की बात करें 245, जिसमें 229 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 देखेंगे यूटी का, 12 राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसमें देखेंगे राज्य के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि आप देखेंगे राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है क्या करते हैं, उनको जो है उनका वो बाहर होते हैं, नई नियुक्त की जाती है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे राज्यसभा जो है भंग नहीं होती है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, अब राज्यसभा की विधायी शक्तियों की बात करें तो गैर वित्तीय विधेयकों पर लोकसभा की बात राज्यसभा की उतनी ही शक्ति है। ठीक है,
और धन विधेयक के मामले में आप देखेंगे राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में देखेंगे राज्यसभा को केवल 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी पड़ती है धन विधेयक के मामले में। ठीक है, विशिष्ट शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत देखेंगे राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 में अगर कोई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो उसके लिए राज्यसभा के पास विशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, अन्य शक्तियों की बात करें आपातकालीन अवधि के दौरान देखेंगे यदि 1 माह से अधिक है उस समय लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है, और अगर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, ठीक है, सॉरी अगर नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन के निर्णय की बात करें तो इसमें देखेंगे सामान्य कानूनों पर अगर कोई ज्वाइंट सेशन होता है तो इसमें देखेंगे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे लोकसभा की राय जो है प्रबल होती है क्योंकि संख्या इनकी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत सरकार ने महिला बाल विकास के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? 1985, 1986, 1987, 1988। कई जगह आप देखेंगे 2006 में बताया गया है, लेकिन ये गलत है। इसके पहले क्या था, बाल विकास मंत्रालय जो था एक विभाग था। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक भाग के रूप में काम करता था 1985 में। तो इस विभाग की स्थापना 30/1/2006 में मंत्रालय के रूप में की गई। ठीक है, इसमें स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की गई, इसमें देखिए ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन देखेंगे 2006 इसमें होना चाहिए। स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना देखेंगे 2006 में की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम देखेंगे 1985 इसमें लगा देंगे, क्योंकि उस समय जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय आप देखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा था। आयोग ने यही माना है तो हम भी यही मान लेंगे, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या अलग से मान लेंगे। ठीक है, तो हमको भी आप 1985 मान के चलना है। अगर 2006 रहता है तो आपको 2006 ही लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी।